नमस्कार दोस्तों, आज हम सब शिक्षा मनोविज्ञान के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से यूपी टेट में 2 नंबर आता है। लगभग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको समझने से शिक्षा मनोविज्ञान का एक बेस तैयार होगा, जिसके आधार पर हर चैप्टर में इसकी उपयोगिता है कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान तो दर्शन का पार्ट है। मनोविज्ञान देखिए, अगर इतना बड़ा ये एरिया है, अगर वो दर्शन है तो ये जो पार्ट है वो मनोविज्ञान है, उससे कुछ छोटा। इसका क्षेत्र, दर्शन का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके बाद उससे छोटा क्षेत्र मनोविज्ञान का है और उससे भी और छोटा क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का और उससे छोटा क्षेत्र है विज्ञान का। विज्ञान का क्षेत्र सबसे सीमित है, क्योंकि इसमें प्रयोगों द्वारा और परीक्षणों द्वारा ही हम कोई नियम बताते हैं। इसमें कल्पना के द्वारा कोई नियम नहीं बताते। जैसे दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है और मनोविज्ञान की चर्चा देखिए, दोनों शब्द हम आप क्लियर करेंगे कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान और शिक्षा को स्पष्ट करना जरूरी है। उसके पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे जीवन में शिक्षा जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार कीचड़ में कमल सूर्य के प्रकाश से खिल जाता है, कीचड़ में जो कमल होता है वो सूर्य के प्रकाश पड़ने से खिल जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य है जो शिक्षा प्राप्त करने से ही खिलता है और तभी उसको आनंद की प्राप्ति होती है। बिना शिक्षा के ये जीवन बेकार है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान है। इस नाते शिक्षा सभी को आवश्यक है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे जानना जरूरी है कि किस बालक को किस अवस्था में कौन सी शिक्षा दी जाए और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किस बालक को किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं राष्ट्र निर्माण या विश्व के प्रगति में। 2 ही प्रकार के संसाधन होते हैं प्रमुख। पहला है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। इसे अभौतिक कह सकते हैं। मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो भौतिक संसाधन जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी उसकी सीमा होती है। किसी किसी देश में भौतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, किसी किसी क्षेत्र में भौतिक संसाधन कम होते हैं। मानवीय संसाधन दूसरे नंबर पर आता है। मानवीय संसाधन मानव शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और शक्ति शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश की शिक्षा जितनी ही बेहतर होगी, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था यानी सिस्टम जिस देश का जितना अच्छा होगा, उस देश के नागरिक उतने ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, मानसिक रूप से विकसित और राष्ट्र के उत्थान में मदद करने वाले होंगे। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती, उस देश के मानव अपना उत्थान नहीं कर पाते तो राष्ट्र का उत्थान क्या कर पाएंगे। इसलिए किसी देश की उन्नति के लिए उस देश के जो बैठे हुए नीति निर्धारक लोग हैं, वो उस देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र के विकास की रीढ़ है।
ए सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरण। यानी जिस व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ज्ञान शील गुण धर्म ते मृत्युलोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरण। इसके बारे में हम आगे चर्चा होगी, लेकिन शिक्षा के द्वारा विकास के 5 पक्ष प्रमुख होते हैं, 5 का विकास होता है। जैसे पहला विकास है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तीसरा है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। चौथा है नैतिक विकास, नैतिक विकास। पांचवा है आध्यात्मिक विकास। मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और आर्थिक विकास, इन सब में निहित है। यानी अगर इन सब का विकास होगा तो अपने आप देश का आर्थिक विकास होगा। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो उस व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। और जब व्यक्ति का विकास संभव नहीं है तो देश का भी विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था चाहिए और वो शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए। इसलिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। अब 2 चीज है, शिक्षा तो सबको देना है, लेकिन किस पर आधारित? मनोविज्ञान पे। यानी कि दबाव में दी गई शिक्षा काम में नहीं आती। बालक की मूल प्रवृत्ति, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति आदि को समझकर जब हम शिक्षा देते हैं बालक को तो उनका विकास बेहतर होता है। और किस अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे उत्तम बालक निर्माण हो, उत्तम बालकों का निर्माण हो, यानी उत्तम व्यक्ति का निर्माण हो। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तब मूल टॉपिक पर हम आते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे आज कि शिक्षा किसे कहते हैं। तो शिक्षा शिक्ष धातु से बना हुआ है, संस्कृत भाषा का, उसमें आ प्रत्यय लगा है, शिक्ष धातु से बना है, आ प्रत्यय लगा के, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, दोनों अर्थ है, सीखना और सिखाना। तो अब हमें शिक्षा शब्द के शाब्दिक अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। तो पहला तो यही होगा, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। पहला क्वेश्चन कभी कभी आता है किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। दूसरा है कि शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा की एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन से बना है। देखिए यहाँ लिखा है, शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, और जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ये भी प्रश्न आता है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है एजुकेशन शब्द, और वो इसी भाषा के यानी लैटिन भाषा के ही 2 शब्द से बना है, ई धन ड्यूको। बार बार प्रश्न आता है, ई और धन ड्यूको। ई माने अंदर की शक्ति, अंदर की शक्ति, और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। यानी अंदर की शक्ति को बाहर निकालना ही शिक्षा है। देखिए समाज शास्त्र ये मानता है कि व्यक्ति एक कोरी स्लेट है,
उस पे जो लिखा जाएगा वो ऐसा ही हो जाएगा। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब वो एकदम कोरे स्लेट के समान होता है, यानी उसे कुछ जानकारी नहीं होती है, और जो जो उस पे लिखा जाता है उस कोरे व्यक्ति पर वैसा ही हो जाता है। यानी समाज शास्त्र जो है वो आनुवंशिकता पर ज्यादा जोर नहीं देता। समाज शास्त्र जो देता है जोर वो वातावरण पर देता है, जबकि शिक्षा शास्त्र वातावरण और आनुवंशिकता दोनों को बराबर महत्व देता है। 50% वंशानुक्रम और 50% वातावरण। जब हम विकास पढ़ाएंगे तो इसको बेहतर स्पष्ट करेंगे कि हमारे विकास में दोनों आवश्यक है, वंशानुक्रम भी आवश्यक है और वातावरण भी आवश्यक है। अगर फसल से समझो, अगर बीज अच्छा हो, बहुत अच्छा बीज हो, लेकिन उसे सभी समय पर पानी ना दिया जाए, खाद ना दिया जाए, खरपतवार रोधक दवा ना दिया जाए, तो पैदावार अच्छा नहीं होगा। बीज के अच्छा होने से फसल अच्छी केवल नहीं होगी, उसके लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए और वातावरण यानी खाद, पानी, खरपतवार नाशी भी होना चाहिए, तभी अच्छी पैदावार होगी। उसी प्रकार वंशानुक्रम, माता पिता और वो अच्छे होने चाहिए। वैसे तो 3 पीढ़ी तक माता की तरफ और 5 पीढ़ी तक पिता की तरफ से हम गुण पाते हैं। यानी ये जान लीजिए कि वंशानुक्रम हमें अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त गुण है और वातावरण बनाया जाता है। जैसे जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार, तो हमें वातावरण भी अच्छा होना चाहिए और हमारा वंशानुक्रम भी अच्छा होना चाहिए। इसमें तमाम सारी कहानियां हैं कि जब कभी वंशानुक्रम अच्छा नहीं होता, उसे अच्छा वातावरण भी मिल जाए तो अंत में जा करके वो व्यक्ति या वो बालक वही गलत काम करता है। और अगर वातावरण बहुत खराब हो फिर भी व्यक्ति का वंशानुक्रम बहुत श्रेष्ठ हो, तो वही है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। बहुत खराब भी वातावरण में रहेगा कोई व्यक्ति, अगर उसका वंशानुक्रम अच्छा है तो उसका विकास अच्छा होगा, ये माना जाता है। ये तो अभी पृष्ठ पोषण विवाद है, बहुत ये भी बहुत विवादित प्रश्न है। आगे इस पर विकास पर चर्चा होगी। अभी हम करेंगे शिक्षा पे चर्चा कि ई माने अंदर से और ड्यूको माने आगे बढ़ना, यानी अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं सभी बालक एक जैसे होते, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बालक की अलग अलग क्षमता होती है, लेकिन जितना उसके अंदर है शिक्षा उसे बाहर निकाल देती है, यानी उसका विकास कर देती है। अगर अंदर आपके बहुत कुछ है लेकिन शिक्षा की बेहतर व्यवस्था ना की जाए तो उसको बाह्य शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अंतर्निहित शक्ति को बाह्य शक्ति में प्रकट करना शिक्षा है। तो इस तरह से हमें ये जानना चाहिए कि ई माने अंदर की शक्ति और ड्यूको माने बाहर निकालना, यानी व्यक्ति के अंदर की शक्ति को बाहर निकालना ही शिक्षा है। अब ये और लैटिन भाषा के ये 2 और शब्द हैं, एजुकेयर और एजुसियर, EDUCARE, एडुकेयर और एजुसियर, ये भी प्रश्न आता है। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं और इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, यानी आगे की ओर बढ़ाना, या इसी को कहते हैं टू राइज, यानी उगना। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम बालक के ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब शक्तियों का विकास करते हैं और उसका क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। तो शिक्षा क्या है, परिमार्जन है, व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन शिक्षा है। और शिक्षा का उद्देश्य भी वही है कि हम व्यक्ति जैसा है उससे उसे अच्छा बना दें, यही शिक्षा का उद्देश्य है।
वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य आत्मविश्वास देना है। शिक्षा में क्या देता है? आत्मविश्वास। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और उससे हमारा जीवन सुखमय होता है। जब आत्मविश्वास होता है तो हम पराधीन नहीं होते, और जब हम पराधीन नहीं होते तो हम सुखी होते हैं। यानी सहसावस्था कैसी अवस्था? असहाय की अवस्था। और हम इस असहाय शिशु को शिक्षा के द्वारा सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो इस तरह जैसे एक उक्ति है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी वास्तव में शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है। वो लोग कहते हैं शिक्षा हमें रुपया देती है, पैसा देती है। शिक्षा, कुछ लोग तो कहते हैं शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाओ। तो ऐसा नहीं है। शिक्षा हमें जीने की तमीज़ सिखाती है। इस तरह से शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। और शिक्षा में हमने ये शाब्दिक अर्थ बताया, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना है, जिसको लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से लिया गया है। और ये एजुकेटम लैटिन भाषा के ही दो शब्द से मिलकर बना है, ई धन ड्यूको। ई माने अंदर से और ड्यूको माने आगे बढ़ाना, यानी यहाँ अंदर की शक्ति है। ई माने अंदर की शक्ति, अंदर की शक्ति, और ड्यूको माने आगे बढ़ाना, यानी अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाना या बाहर निकालना ही शिक्षा है। और एजुकेयर और एजुसियर भी शब्द लैटिन भाषा के हैं। इसका भी अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, यानी आगे बढ़ना। इस तरह शाब्दिक अर्थ में यही प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा से बना है। एजुकेशन लैटिन, मतलब एजुकेशन जो है अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है और लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम जो है ई धन ड्यूको से बना है, जो एडुसियर और एडुकेयर नामक दो शब्द से बना है। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ कंप्लीट होता है। अब शाब्दिक अर्थ को समझने से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि शिक्षा जो हमारी आंतरिक शक्ति है उसको बाहर निकालने का माध्यम है। अब किसी भी चीज को समझने के लिए उस समय के विद्वानों की परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। मतलब कि हमने क्या सोचा, क्या कहा, उससे महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों की क्या परिभाषा दी। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहली यहाँ लिखा हुआ है। आज हम 1 2 3 4 5 परिभाषा बताएंगे, अगले लेक्चर में 3 4 और। तो आप शिक्षा की 10-15 परिभाषा याद करिए, उससे कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा आपका शिक्षा में। और दूसरी बात है कि एक प्रश्न भी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो अगर आप याद किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज पहली डिफिनीशन जो है स्वामी विवेकानंद की है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। आप नोट कर लीजिए, इस बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। और ये समझो ई धन ड्यूको इसी से बना है। पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी व्यक्ति पहले से ही पूर्ण है, पूर्व निहित पूर्णता, और उसी को अभिव्यक्ति कर देना, प्रकाशित कर देना ही शिक्षा है। तो कितना आसान परिभाषा है। जो उसका शाब्दिक अर्थ है वही स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। कि किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। पहली परिभाषा हो गई कि शिक्षा पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की परिभाषा आपको याद है तो शिक्षा 10 पेज आप लिख दीजिए। महात्मा गांधी की परिभाषा को आप खोलिए तो 10 पेज हो जाएगा। यानी जितने पश्चिमी विद्वान हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न सारे विद्वान का जो निचोड़ है वो महात्मा गांधी के परिभाषा में है। अगर मुझसे पूछा जाए कि शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी तो मैं बताऊंगा कि महात्मा गांधी। और आप समझ भी जाएंगे कि महात्मा गांधी की परिभाषा सबसे अच्छी क्यों है। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय, समझो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क, शरीर और मन लिखा है कहीं कहीं किसी, शरीर, मन और आत्मा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। पहले सारा परिभाषा का एक एक शब्द का अर्थ समझिए। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की, दोनों बात है, बालक या मनुष्य। यानी शिक्षा में 2 शब्द क्यों लाए, बालक ही कहते थे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक की शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास, मनुष्य क्यों लाए तो उसको समझिए कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली, क्रो एंड क्रो कहता है कि जन्म से मृत्यु तक जो भी हम सीखते हैं वो शिक्षा है, अधिगम है। तो वही कहता है कि शिक्षा, पहला यही देखिए, शिक्षा, यहाँ क्रो एंड क्रो जुड़ गए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य, केवल शिक्षा बालक तक सीमित नहीं है। एक्चुअल में शिक्षा बालक और पूर्ण मनुष्य, माने गर्भावस्था से समझो, अभिमन्यु तो गर्भावस्था से सीखने लगे थे, ऐसे तमाम बालक अपने जो संस्कार डेवलप होते हैं और जो बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। यानी गर्भावस्था, सहसावस्था और उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इन समस्त अवस्थाओं में भी शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा लेनी नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहने चाहिए। इस नाते यहाँ महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य, यानी कभी शिक्षा रुकेगी नहीं। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस, और प्रक्रिया है, कोई परिणाम नहीं है केवल कि आप कोई शिक्षा ले लो। वो वास्तव में एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, सेंटर टीटी में आता है कि शिक्षा क्या है, प्रक्रिया है कि परिणाम है। तो आप लोग सोचिए शिक्षा क्या है, प्रक्रिया है कि परिणाम है? तो दोनों है, शिक्षा प्रक्रिया भी है और शिक्षा परिणाम भी है, दोनों। यानी हम कहते हैं कि हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी एक प्रोसेस, और हम ये इतना पढ़ चुके हैं, बीए हो गए, यानी परिणाम, यानी डिग्री हमको मिल गया। तो शिक्षा प्रक्रिया भी है और शिक्षा परिणाम भी है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया। अब फिर देखिए शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, वास्तव में 3 ही पक्ष विकास के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर, मन और आत्मा। अब तीनों को बेहतर तरीके से समझिए। सबसे पहला है शरीर। तो अरस्तु की डिफिनीशन यहाँ जुटेगी। यहाँ देखो दूसरा, जो इसके बाद तीसरा डिफिनीशन है अरस्तु, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी यहाँ गांधी के इस वाले कंपोनेंट से, पहले ही कंपोनेंट से अरस्तु जुड़ जाते हैं। और ये सही बात है कि शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है शरीर का स्वस्थ होना। यानी कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में
एक का चयन करना हो तो शिक्षा छोड़ देना चाहिए, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हम कोचिंग जब पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस हमने बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप ज़्यादा पढ़ाएंगे, तो हमने कोचिंग बंद कर दिया। क्योंकि वास्तव में ये जीवन केवल शिक्षा लेने के लिए नहीं, उस शिक्षा का प्रयोग करने के लिए है। और प्रयोग तभी कर सकते हो जब स्वस्थ शरीर रहे। किसी की मदद आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास शारीरिक बल ही ना रहे, आप चल ना सकें, आपको हमेशा शारीरिक पीड़ा रहे, तो बहुत विशिष्ट लोग ही हैं जो शारीरिक कष्ट भोगते हुए भी अपने शिक्षा का सही प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं भद्राचार्य जी महाराज, स्टीफन हॉकिंस ने जो है वो तमाम सारा नियम दिया, तो ऐसे लोग हम विशिष्ट है नहीं। तो इस तरह से शरीर जरूरी है, स्वस्थ शरीर में ही, यानी कि सबको शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी नाते बीएड में जब आप पढ़ेंगे तो शारीरिक शिक्षा का एक विषय ही है। और दूसरा है मस्तिष्क। शरीर स्वस्थ रहे और मस्तिष्क, दिमाग ही ना रहे तो शरीर का कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, तब उत्तर आएगा अकल, क्योंकि भैंस पर नियंत्रण अकल से किया जा सकता है। तो यानी कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शारीरिक बल बहुत रहे लेकिन मानसिक बल ना रहे तो आपका विकास बेहतर नहीं हुआ। कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हो गए लेकिन पक्षी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। यानी वास्तव में ये एक उदाहरण दिया गया है। वैसे खजूर बहुत काम की चीज है, जब दिया गया होगा तब इसका दिया गया उदाहरण, लेकिन कहने का मतलब ये है कि केवल बड़ा होने से, बलशाली होने से, शारीरिक शक्ति होने से आपका विकास नहीं हुआ। वास्तव में जब तक आपके मस्तिष्क यानी यहाँ मन, बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका विकास नहीं हुआ। अब जैसे हमारा मूर्त बुद्धि चिंतन कैसा है, अमूर्त बुद्धि चिंतन कैसा है, सामाजिक बुद्धि चिंतन कैसा है, ये तमाम प्रकार के फैक्टर बुद्धि नामक चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो इंटेलिजेंसी, बहुत लोग कहते हैं हमको याद ही नहीं होता, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि लगता है कम है, क्या हमें याद नहीं होता। अरे केवल याद होने के लिए केवल बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, रुचि, आवश्यकता, तमाम चीज का ध्यान होना आवश्यक है। अधिगम पठार जब पढ़ाया जाएगा तब ये बताया जाएगा कि अधिगम पर किस किस बातों का प्रभाव पड़ता है। एक दिन हमने प्रश्न पूछा था ऐसे ही फेसबुक पर कि अधिगम पठार को प्रभावित कौन नहीं करता, तो किसी ने 4-5 लोगों ने उत्तर दिया, बाकी ने किसी ने दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी आप उत्तर नहीं बताए। अरे भैया इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था और जब आपके दिमाग को उद्वेलित नहीं कर पाया तो उसका उत्तर हम क्या बताएं। आपको ढूंढना चाहिए, वो तो बताएंगे ही, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अधिगम क्या है, पठार क्या है। जानोगे तब ना उत्तर दोगे कि अधिगम पठार को क्या प्रभावित करता है। हम तो चाहते थे कि आपके मस्तिष्क में एक हलचल मचे, लेकिन मेरा ये प्रश्न आप लोगों के मस्तिष्क में हलचल नहीं मचा। बहुत लोगों ने देखें तो 150-200 व्यू, 2000 व्यू, 4,500 लोगों ने देखा मान लो यूट्यूब पे, लेकिन उत्तर 2-4-5 लोगों ने दिया। क्या मतलब है? तो यानी मस्तिष्क आप समझ गए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास यानी, और शारीरिक विकास भी हो गया और मानसिक विकास भी हो गया, लेकिन चारित्रिक या आत्मा का विकास नहीं हुआ, तब सब बर्बाद है। हेल्थ, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। यानी आत्मा और नैतिकता बहुत बड़ी चीज है, बहुत दिन लग जाते हैं हमें नैतिकता को बनाने में, आत्मा को पवित्र करने में। मैस्लो का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा कि क्या क्या नीड थ्योरी है, क्या क्या आवश्यकता है व्यक्ति को। आत्मसिद्ध की आवश्यकता सबसे लास्ट है। यानी कि गांधी जी ने बताया कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम और सर्वोत्तम, ये दोनों शब्द देखिए, सबसे उत्तम, यानी सबसे उत्तम माने सबसे उत्तम नहीं, अपने में सबसे उत्तम, जितना विकास हमारा हो सकता है, मेरा हो सकता है,
शिक्षा के द्वारा हमारा जितना अंतर्निहित योग्यता है उस समस्त योग्यताओं को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, यानी सर्वोत्तम विकास किया जाए और सर्वोत्कृष्ट विकास किया जाए। उससे उत्कृष्ट हो ही ना सके, तो वही शिक्षा है। तो इसे एकदम याद कर लीजिए। कभी कोई पूछे कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो सीधे यही उत्तर बहुत पर्याप्त है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर मन आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास। ये सीधे रामराज से जुड़ता है कि अगर आपको रामराज लाना है, अगर उत्तम समाज लाना है, तो आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न करि काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सामाजिक विकास, कोई किसी से बैर नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए सामाजिक, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम पहले जाति आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले धर्म आया, फिर हम जातियों में बट गए, फिर जाति के बाद उपजातियों में। कोई कहता है कि यही वाले ब्राह्मण उच्च होते हैं, कोई कहता है ये जाति अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं वो, जो जाति वर्ग धर्म के आधार पर सामाजिक हायरार्की बताते हैं कि ये उच्च है। अरे भाई, शिक्षा के आधार पर कोई भी व्यक्ति उच्च हो सकता है और निम्न हो सकता है। ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति उच्च हो सकता है और निम्न हो सकता है, ना कि किसी धर्म पे पर पैदा हो करके और किसी जाति में पैदा हो करके कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। शिक्षा ये सिखाती है कि कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुर, अल्प मृत्यु नहीं काहू पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। यानी सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है सबका। आधे में छोड़ दिए कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न करि काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अगली लाइन यही गांधी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। यहाँ दिखाई नहीं देगा, समझिए, हम मिटा दें इसको। गांधी और राम दर्शन एक है, समझो इसको। दैहिक दैविक भौतिक, यही तीन प्रकार का कष्ट होता है। ये ना हो तो समझिए आप सुखी हैं, और यही शिक्षा नहीं होने देगी। यानी शिक्षा दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक आपदा, बाढ़ भूकंप, ये सब दैविक आपदा है, लेकिन इसे विज्ञान द्वारा जांचा जा सकता है, उसके क्षतिपूर्ति किया जा सकता है और उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दैविक आपदा, जैसे प्रकृति में हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो दैविक आपदाएं आती हैं। आजकल देखो वैष्णो देवी पा रही है, कहीं चले जाओ उत्तराखंड, जब पहाड़ों को ही अपनी सुविधा के लिए काट दोगे तो दैविक आपदा अवश्य आएगी, दैविक प्रकोप आएगा, विज्ञान उसे बचा नहीं पाएगा। इस नाते देखिए कहता है दैहिक दैविक भौतिक तापा। रुपया पैसा भी होना चाहिए, अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ सब कुछ बेकार है। यानी शारीरिक विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, और इसमें वैज्ञानिक विकास की भी बात करता है। इस तरह के विकास से हम शिक्षा के द्वारा ही हम ये सब कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है सर्वांगीण विकास होगा। तो यहाँ पर हम गांधी, आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी परिभाषा, लेक्चर पूरा इसी पे बीत जाएगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन सोचते हैं कि 2 क्वेश्चन आएगा, उसी 4 को इजली तरीके से समझा देंगे, मजा तो खूब आएगा, परीक्षा में को नहीं आएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम ही लोग हैं जो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। केवल एक परिभाषा जान जाइए, पूरा शिक्षा क्लियर हो गया, और पूरा रट लीजिए तो कुछ नहीं होगा। तो महात्मा गांधी की परिभाषा, विवेकानंद की परिभाषा और अरस्तू की पहले बता दिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि आंतरिक शक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय, यानी कि जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो परिभाषा है, कहते हैं शिक्षा से तात्पर्य जो है और अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय स्थापित करना है। जो हमारी
अंतर्निहित शक्ति है, उसका बाह्य जगत से कैसे समन्वय किया जाए, यही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्ति का बाह्य जगत से समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस तरह ये भी परिभाषा एकदम वैसे ही है, सभी देखो उसी तरफ जा रहा है। और प्रेस्टोलॉजी की परिभाषा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। प्रेस्टोलॉजी की परिभाषा, इसमें लिखिए कि शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात शक्ति का, देखिए यहाँ सबसे शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात शक्ति का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास। अब देखिए, अगर प्रेस्टोलॉजी भी समझ गए तो पूरा समझ गए शिक्षा किसे कहते हैं। यानी कहता है बालक का, शिक्षा जो है बालक का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक समझो, यानी कि स्वाभाविक विकास में हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी क्षेत्र में दबाव बना करके शिक्षित नहीं करते कि इसी क्षेत्र में आपको पढ़ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। अरे भाई, कोई गीतकार बनेगा, संगीतकार बनेगा, डांसर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉल खेलेगा, भाला फेंकेगा। इस प्रकार का जो स्वाभाविक, जिसके अंदर जिस प्रकार की अंतर्निहित शक्ति है, उसी प्रकार का विकास करना वास्तविक शिक्षा है। यही आगे चल करके जब खेल द्वारा शिक्षा, चाहे वो फ्रोबेल का है, प्रेस्टोलॉजी का है, मारिया मॉन्टेसरी का है, यानी हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि द्रोणाचार्य हों या वशिष्ठ हों या विश्वामित्र हों, उन्होंने पहले व्यक्ति के माने बालक के मनोविज्ञान को समझा और उसका स्वाभाविक विकास किया। तो हम बालक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किसी बालक का क्या स्वाभाविक गुण है और क्या वो चाहता है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दिया जाए। किशोरावस्था में स्वभाव अलग होता है सबका, बाल्यावस्था में स्वभाव अलग होता है और शैशवावस्था में स्वभाव अलग होता है। तो जिस प्रकार, अब उसमें भी बहुत बांटेंगे, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, यानी सबके में संवेग बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, रुचि बदलती है। तो इस तरह से अगर बालक के स्वभाव को समझ करके शिक्षा दिया जाएगा, यानी एक तरह से इसी नाते दंड विहीन शिक्षा दिया जाएगा, जबरदस्ती वाली शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तो बालक का, रूसो यही कहता, एमिल के रूप में उसने व्याख्या किया है कि प्रकृतिवादी सिद्धांत, जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसे शिक्षा दिया जाए। जैसे आम से हम अंगूर जैसा स्वाद नहीं चाहते, वैसे हम किसी बालक जो एक कला क्षेत्र में जाना चाहता है, उसे एक अच्छा वैज्ञानिक नहीं बना सकते। तो इस प्रकार बालक का, सबसे पहले प्रेस्टोलॉजी ने यही कहा कि बालक का हमें स्वाभाविक विकास करना चाहिए। दूसरा समरस विकास। अभी समरस क्या, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब समरस क्या होता है, समरस यानी एक पक्ष का विकास हो जाए और अन्य पक्ष अछूता रह जाए। जैसे शारीरिक विकास हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, लेकिन मानसिक विकास कम हो या हो ही ना, और शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो जाए, आध्यात्मिक विकास ना हो और संवेगात्मक विकास ना हो। संवेगात्मक विकास बहुत जरूरी है। जो क्रोध आता है, जो हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, जो हम अपने मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो कहते कि किसी के गाड़ी हल्का टच कर गई, गोली मार दिया। शिक्षित व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, शिक्षित व्यक्ति के अंदर संवेग पर नियंत्रण होना चाहिए। भगवान राम के चरित्र से आप समझ सकते हैं कि उनके कितना धैर्य है, बल है, बुद्धि है, लेकिन धैर्य है।
तो इस नाते उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो शक्ति रहे फिर भी धैर्य बना रहे, तो ऐसा विकास बच्चों के अंदर होना चाहिए। और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और संवेगात्मक 5 पक्ष मेन है, उस सभी 5 पक्षों का अध्ययन होता है। जैसे समझिए कि 1 गिलास दूध है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया जाए और उसे किसी को दे दिया जाए, वो पी लेगा, पीना शुरू कर देगा, अभी उसे मिलाया नहीं गया है। तो शुरू में तो उसे एकदम फीका लगेगा और बाद में इतना ज़्यादा उसका स्वाद मीठा हो जाएगा कि दोनों स्थितियों में वो अच्छा नहीं लगेगा। एक तो अत्यधिक फीका था तब अच्छा नहीं लगा, और एक तो अत्यधिक मीठा था तब अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर उसे मिला दिया जाए तो समरस हो गया, सब मिल गया। और जब मिल गया यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, सभी प्रकार का विकास हो गया, तो वास्तव में बालक का विकास हो गया। ये नहीं कि ये इतना दब्बू हो जाए, बुद्धि को रख के किताबी कीड़ा हो जाए कि सब्जी खरीदने कह दिया जाए तो जाके ना ला पाए, तो ये विकास बालक के विकास की श्रेणी में नहीं आता। तो यह समरस हो गया। स्वाभाविक विकास होना चाहिए, समरस विकास होना चाहिए तथा प्रगतिशील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे हैं उससे बेहतर बने, यही शिक्षा है। शिक्षा में हम जैसे रहते हैं, एक गाना है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो तुम बेवकूफ हो बेवकूफ रहोगे। जिसके अंदर प्रगति नहीं है, जिसके अंदर परिमार्जन नहीं है, जिसके अंदर सुधरने का नहीं है ललक, वास्तव में वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। यानी सबके अंदर प्रगति होना चाहिए। कहते हैं ना, ये व्यक्ति प्रगतिशील है, ये इस व्यक्ति की सोच विचारधारा प्रगतिशील है। तो जो भी शिक्षित व्यक्ति होगा वो रूढ़िवादी नहीं होगा, उसकी जो सोच होगी, विचारधारा होगी, वो प्रगतिशील, ब्रॉड माइंडेड होगा, संकुचित नहीं होगा। तो शिक्षा में ये मेन है कि किसी बालक का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास हो। ये प्रिस्टोलॉजी ने कहा। इसका शिष्य है फ्रोवेल, उसकी भी एकदम ऐसे ही परिभाषा है, लेकिन इसकी चर्चा अब ज्यादा हो जाएगा। केवल आप इस समय केवल 5 परिभाषा याद रखिए। पहले परिभाषा हमने विवेकानंद की बताया कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ये शिक्षा है। दूसरा महात्मा गांधी से कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तीसरा परिभाषा अरस्तु का है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और फिर हर्बर्ट स्पेंसर का बताया आंतरिक शक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय स्थापित करने की क्षमता। और अंतिम परिभाषा प्रिस्टोलॉजी की कि किसी बालक के शिक्षा उसे मानी जाएगी अच्छी जब बालक का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास। इस प्रकार हमने आज शिक्षा को शाब्दिक अर्थ तथा विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से समझाने का प्रयास किया। अब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शिक्षा का कॉन्सेप्ट बन गया होगा, और सारे लोग अब एक पेज लिख डालो कि आप शिक्षा के बारे में क्या समझते हैं। यानी आपके दिमाग में शाब्दिक अर्थ को पढ़कर कि मतलब ईंधन ड्यूको से बना है, एजुकेशन, एजुकेटर, एजुकेटम, शिक्षाधा, इस सब को पढ़कर और विभिन्न विज्ञानों की परिभाषाओं को पढ़ सुनकर जानकर आपके दिमाग में क्या शिक्षा का कॉन्सेप्ट बना, इसको अपने स्वयं एक पेज लिखिए, तब आपको पता चल जाए। जो भी परीक्षा में शिक्षा के संबंधित प्रश्न आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो आप पक्का ही कर ले जाएंगे। इसी आशा के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, आपका पढ़ने में रुचि जागृत हो, और मेरे लेक्चर को आप प्रोत्साहित करने के लिए YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अधिकतम करें और पसंद करें। पसंद के साथ कमेंट करोगे आप तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो हम भी परिमार्जन कर पाएंगे। जब ना अच्छाई बताते हैं आप, ना बुराई बताते हैं, तो हम अपने अंदर सुधार नहीं कर पाते। इस नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आलोचना के लिए नहीं, बशर्ते कि मेरी अंदर अगर लेक्चर में कोई कमी रह गई है
वो बताइए। जैसे आप लोगों ने बताया कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हमने कुछ सुधारने का प्रयास किया। और मेरी क्लास 21 तारीख से अब ऑफलाइन भी शुरू होगी। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, वरना आप लिंक यूट्यूब से ही मेरे लेक्चर को देखें और किताब पढ़ें, प्रैक्टिस करें। जैसे हम लाइव सेशन करेंगे, आपसे सीधे जुड़ेंगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप हमसे पूछिए तो हम उसको तुरंत ही आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।